हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज गुरु में। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने देखेंगे कि गुप्ता डायनेस्टी क्या है और इसके इंपॉर्टेंट जो रूलर्स हैं उनके बारे में और उनकी अचीवमेंट्स को अपने प्रॉपर डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। देखो, एंशिएंट इंडिया के अंदर अगर गुप्ता अंपायर की बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आती है हमारी, और लगभग थर्ड सेंचुरी से लेके मिड थर्ड सेंचुरी से लेके इसकी शुरुआत होती है और यहाँ से लेके 543 एडी तक इसका टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी फाउंडेशन किसने करी थी। तो श्री गुप्ता नाम के एक रूलर थे, उन्होंने इस डायनेस्टी को फाउंड कराया, यानी कि गुप्ता अंपायर को फाउंड करने वाले रूलर का नाम था श्री गुप्ता, जिन्होंने लगभग 240 एडी के अंदर इसको फाउंड करा था। लेकिन 320 एडी के आसपास गुप्ता अंपायर अपनी प्रोमिनेंस पे पहुंच चुका था, यानी कि एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी बन गई थी, एक पावरफुल डायनेस्टी के तौर पे इमर्ज हो रही थी। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी का जो अपने बात करें प्रॉपर एरिया कितने पे रूल करा, तो इसने जितने मौर्यन अंपायर ने रूल करा था ना उतने पे तो रूल नहीं करा, लेकिन इसके रूलर ने जितने भी अंपायर पे रूल करा इन्होंने काफी बड़ी अपनी अचीवमेंट्स को दिखाया। काफी बड़े पार्ट पे जो रूल करा था, जितने पे रूल करा वहां पर इन्होंने अपने टाइम पीरियड में साइंस की बात हो, चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे कल्चरल अचीवमेंट की बात हो, चाहे आर्ट की बात हो, तो उन्होंने काफी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था ना। तो इसीलिए अपने जो भी डायनेस्टी अगर अपने पढ़ते हैं ना, खास तौर से नॉर्थ इंडिया की पढ़े या कंबाइंड अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पढ़े, तो अपने मौर्यन अंपायर के बाद में गुप्ता अंपायर के बारे में बात जरूर करते हैं। हमने इस डायनेस्टी को हम पढ़ते ही पढ़ते हैं ना, तो एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी होने वाली है। शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले इसके लीडर जिनका नाम था श्री गुप्ता, जिन्होंने इस डायनेस्टी को फाउंड किया। कहा जाता है कि इनका नाम गुप्ता था, श्री इनको ऑनर के लिए दिया जाता था, तो इसी बेस पे इनका नाम वैसे श्री गुप्ता पड़ा और इसीलिए यहीं से डायनेस्टी की शुरुआत होती है। 240 के आसपास इन्होंने फाउंड करा था इस डायनेस्टी को, और इनके बारे में जो अपने को जानकारी है वो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में मिलती है, यानी कि एक पिलर के ऊपर लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन जो कि इलाहाबाद के अंदर है वो अपने को जानकारी देता है कि महाराजा नाम से कोई थे, श्री गुप्ता नाम था उनका, उन्होंने इस डायनेस्टी को फाउंड करा। बाकी इनके बारे में कोई भी ज्यादा अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट रूलर की जहां पे बात होगी वहां श्री गुप्ता का नाम नहीं आएगा, सिर्फ ये फाउंडर है, इसलिए अपने को थोड़ा पढ़ना पड़ रहा है। नेक्स्ट जो इनके रूलर आते हैं वो है चंद्रगुप्त फर्स्ट, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के सबसे पावरफुल पहले रूलर थे, यानी कि सबसे पावरफुल रूलर में पहले रूलर जिनके बारे में अपने को पढ़ना ही पढ़ना है। जब जब आपको गुप्ता डायनेस्टी, चाहे किसी भी आप यूनिवर्सिटी से कर रहे हो स्टडी, जहां पर आपको गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ना पड़ेगा वहां चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में आपको पढ़ना ही होगा। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट घटोत्कच जी के बेटे थे, यानी कि इनके फादर का नाम घटोत्कच था। तो मैंने इस घटोत्कच के बारे में नहीं पढ़ाया आपको, क्यों? क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट रूलर नहीं है इतने, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि इनके बेटे का नाम चंद्रगुप्त फर्स्ट था। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट रूलर बनते हैं गुप्ता डायनेस्टी के, और इन्हीं के टाइम पीरियड में गुप्ता एरा शुरू होती है 320 एडी के अंदर। और ये पहले रूलर होते हैं गुप्ता डायनेस्टी के जिनको महाराजा धीराज कहा जाता है। इन्होंने शादी किससे करी थी? तो लिच्छावी प्रिंसेस कुमार देवी से शादी करी, जो कि नेपाल के अंदर बताया जाता है कि नेपाल के अंदर ये लोकेट होता है। कौन सा? लिच्छावी जो प्रिंसेस है जहां से इन्होंने शादी करी थी। तो यानी कि मैट्रिमोनियल अलायंस इन्होंने स्टेब्लिश करे नेपाल के साथ, है ना। इसके बाद इनके बारे में बात करें तो इनकी जानकारी अपने को कहां से मिलती है कि इन्होंने कितनी विक्ट्री ली, मतलब कौन कौन से एरिया को इन्होंने कॉन्कर करा या कंकर करा, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन हो, तो वो मेहरुली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन से इनके बारे में जानकारी मिलती है। इन्होंने मगधा हो, साकेता हो या प्रयागा हो, इनको गुप्ता डायनेस्टी के अंडर मिलाया, है ना। नेक्स्ट बात करें तो ड्यूरिंग हिज पीरियड पाटलिपुत्र वाज द कैपिटल सिटी ऑफ द गुप्ता एम्पायर, यानी कि इनके टाइम पीरियड में जो कैपिटल थी गुप्ता एम्पायर की उसका नाम पाटलिपुत्र था। तो आई होप ये इंपॉर्टेंट बातें आपको समझ में आई होगी। क्या चंद्रगुप्त फर्स्ट थे वो गुप्ता एम्पायर के सबसे इंपॉर्टेंट पहले रूलर थे, इनको महाराजा धीराज का टाइटल मिला था 320 एडी के अंदर। इन्हीं के टाइम पीरियड में गुप्ता एरा की शुरुआत होती है। इन्होंने लिच्छावी प्रिंसेस जिनका नाम था कुमार देवी, इनके साथ शादी करी, जो कि नेपाल के अंदर थे, यानी कि इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस भी बनाए, यानी कि डिप्लोमेटिक अच्छे से बनाना जानते थे ये। और साथ ही साथ इनके बारे में जो जानकारी है, इनकी विक्ट्री के बारे में, इनके कॉन्कर के बारे में, वो जानकारी अपने को मिलती है मेहरुली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है उनसे। और इनके टाइम में जो कैपिटल थी वो क्या थी? पाटलिपुत्र थी। तो आई होप इतनी सारी बातें आपको याद हो गई होगी। और फाउंडर कौन थे गुप्ता एम्पायर के? तो श्री गुप्ता। कब फाउंड करा? लगभग 240 एडी में। एकदम एग्जैक्ट टाइम पीरियड चाहे ना याद करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टाइम पीरियड में हिस्ट्री में डिबेट रहता है।
नेक्स्ट बात करें समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त के थे सन और सक्सेसर थे चंद्रगुप्त फर्स्ट के। द गुप्ता किंगडम एनलार्ज एनॉर्मसली अंडर हिज रेन, यानी कि इनके टाइम पीरियड में इन्होंने गुप्ता जो अंपायर था उसको क्या करा, एक्सपेंड करा। और इनकी जानकारी भी अपने को कहां से मिलती है, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से इनकी जानकारी मिलती है। सबसे बड़ी बात इनकी समुद्रगुप्त के बारे में सबसे बड़ी बात क्या, कि ये वॉरफेयर और कॉन्क्वेस्ट की पॉलिसी पे बिलीव करते थे, यानी कि इनकी सोच कुछ हद तक इंपैरलिस्टिक थी, यानी कि पास के एरिया को हराओ और उसको अपने अंदर मिलाओ। और खैर ऐसी राजा की पॉलिसी होनी भी चाहिए, तो ऐसी इनकी पॉलिसी थी। ठीक है, इन्होंने रूल जो करा वो लगभग इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी पे रूल करा था, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, जिनमें प्रॉपर अगर आप एरिया देखो तो पंजाब हो गया, इधर नेपाल का एरिया हो गया, और नीचे जो पलवा किंगडम यानी कि कांचीपुरम तमिलनाडु है वहां तक इन्होंने रूल करा था। ठीक है, इनको कवि राजा भी कहते थे। कवि राजा का मतलब किंग अमंग पोइट्स कहते थे, क्योंकि इनकी पोइट्री के अंदर काफी अच्छी बताया जाता है कि स्किल थी। इन्होंने कहते हैं इनकी जो जीत थी वो इंडिया से बाहर के एरिया में भी इन्होंने अपनी जीत के झंडे फैलाए, मतलब जीते भाई एरिया को। ठीक है, अच्छी बात है। और क्या, और इनके बताया जाता है कि चाइनीज सोर्स से बताया जाता है कि एक रूलर थे श्रीलंका के जिनका नाम मेगा वर्मन है, उन्होंने अपने एक मिशनरी को भेजा समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड में गया के अंदर क्या बुद्धिस्ट टेंपल बनाने के लिए, तो इन्होंने परमिशन उनको दे दी थी। यानी कि ये कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाना भी जानते थे। सिर्फ ऐसे राजा नहीं थे जो सिर्फ वॉर करना जानते हैं, सिर्फ पास के एरिया को हराना जानते हैं। इंपैरलिस्टिक सोच तो थी लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशन भी ये बनाना जानते थे। ठीक है, ज्यादा ये कौन सी पॉलिसी पे बिलीव करते थे, ये मैंने आपको बता दिया कि वायलेंस की पॉलिसी पे बिलीव करते थे। यानी कि ये सिंपल सी बात है, ये मानते थे कि एक राजा पावरफुल होना चाहिए, जितना पावरफुल हम होंगे, जितने एरिया को हम जीतेंगे, उससे ही हमारा डेवलपमेंट होगा, उसी से हमारा जो एक मतलब अचीवमेंट है वो हमें मिलेगी। इन पे ये बिलीव करते थे। कौन, समुद्रगुप्ता के बारे में बात कर रहे हैं। इनके कोर्ट पोइट का नाम था हरिसेन। इंपॉर्टेंट है भाई, हरिसेना इनके कोर्ट पोइट का नाम था, जिन्होंने इनके बारे में काफी कुछ लिखा। और उसको जब भी कोई कोर्ट पोइट हो वो एक रूलर के बारे में लिखता है तो उसको प्रशस्ति कहा जाता है, जब उनकी प्रेज के लिए वो लिखता है, प्रेज के बारे में लिखता है। तो इनके बारे में इन्होंने लिखा हरिसेना ने। वीएस स्मिथ ने इनको नेपोलियन के साथ तुलना करी थी, कहा कि ये तो जैसे नेपोलियन बोनापार्टे थे सेम वैसे ही कहते ये है। ठीक है, हालांकि इनका टाइम पीरियड पहले, सिंपल सी बात है, इनका टाइम पीरियड पहले, नेपोलियन बाद में आए थे, बस उन्होंने तुलना करी है वीएस स्मिथ ने। आपको सिंपल ये याद रखनी है। ठीक है, और क्या बात करें भाई, तो और बात करते हैं, दो ही ब्रोट मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री अंडर द गुप्ता अंपायर के अंदर काफी सारे पार्ट कंट्री के अंदर मिलाए थे। ही एक्सरसाइज डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ओनली ओवर द गंगेटिक प्लेन एंड सेंट्रल इंडिया। लेकिन डायरेक्ट जो इनका कहते कंट्रोल था वो गंगेटिक प्लेन के आसपास का एरिया, सेंट्रल इंडिया का पार्ट था, वहां पे इनका कंट्रोल था, डायरेक्ट जो कंट्रोल था। बाकी इन्होंने काफी सारे राजा को अपने अंदर मिलाया था। ये बात आपको याद रखनी है समुद्रगुप्त के बारे में और चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में। आई होप दोनों चीजें आपको समझ में आएंगे, दोनों रूलर इंपॉर्टेंट है इनके। तीसरे इनके रूलर का नाम आता है चंद्रगुप्ता सेकंड। तो चंद्रगुप्ता सेकंड इनका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि पहले चंद्रगुप्त फर्स्ट हो गए जो घटोत्कच के बेटे थे और पोते किसके थे, श्रीगुप्ता के पोते थे। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड की। तो अकॉर्डिंग टू देवी चंद्रगुप्तम, रामागुप्ता जो थे वो कहते सक्सेसर थे समुद्रगुप्त के, यानी कि समुद्रगुप्त के जो डायरेक्ट सक्सेसर आते हैं वो चंद्रगुप्त सेकंड नहीं थे, रामागुप्ता थे। लेकिन रामागुप्ता कहा जाता है कि जब शाका रूलर ध्रुव देवी अटैक करता है तो उनके सामने सरेंडर कर देते हैं। तो इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त और एनिमी जो कैंप है उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, अटैक करते हैं, उसको हरा देते हैं और साथ ही साथ में जो थ्रोन है उसको भी कैप्चर कर लेते हैं, यानी कि राजा भी खुद बन जाते हैं चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, रामागुप्ता की जगह। इस तरह की ये कहानी रही। आगे बात करते हैं तो गुप्ता अंपायर ने इनके टाइम पीरियड में काफी जो एरिया थे उनको अपने अंदर मिलाया, काफी एरिया को स्ट्रेंथन करा अपनी पावर को, और साथ ही साथ में इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस भी बनाए। यानी कि जैसे इनके दादा ने चंद्रगुप्त फर्स्ट ने बनाया था ना, नेपाल की जो प्रिंसेस थी कुमार देवी उनसे शादी करी, सेम वैसे ही चंद्रगुप्त सेकंड ने भी मैट्रिमोनियल अलायंस बनाए हैं। तो याद रखो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने भी मैट्रिमोनियल अलायंस बनाए, चंद्रगुप्त सेकंड ने भी बनाए। ठीक है, इन्होंने शादी किससे करी, नागा प्रिंसेस से शादी करी जो कुबेर नंगा की डायनेस्टी से बिलोंग करती है, और इन्होंने अपनी बेटी प्रभावती की शादी करी रुद्रसेना सेकंड से जो कि वकाटका अंपायर के राजकुमार थे। और जैसे ही रुद्रसेना सेकंड की डेथ हो जाती है तो एक तरह से वहां की जो प्रिंसेस है वो प्रभावती के हाथ में पावर आती है, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो कंट्रोल सारा किसके हाथ में आ जाता है, चंद्रगुप्त सेकंड के हाथ में ही आ जाता है। तो वो एरिया भी इनके अंडर ही आता है ना। तो इस तरह से इन्होंने काम करा। आगे बात करते हैं तो विद ग्रेट इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल इंडिया टेरिटरी such as Western Malwa, Gujarat, which were under the rule of Shaka Kshatrapatas were conquered। यानी कि इन्होंने जो शाका क्षत्रपतास थे उनको भी डिफीट करा, यानी कि मालवा और गुजरात के एरियाज को इन्होंने जीता। किन्होंने, चंद्रगुप्ता सेकंड ने जीता।
ठीक है। आगे बात करें तो इनके टाइम पे उज्जैन को सेकंड कैपिटल बना दिया गया था। ठीक है, गुप्ता अंपायर की, चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम पे। और इनकी जो अपने को जानकारी मिलती है वो महरुली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन से इनके बारे में जानकारी मिलती है। और इन्हीं के टाइम पीरियड में चाइनीज पिलग्रिम थे जिनका नाम था फाहेन, उन्होंने विजिट करा था और इनके बारे में लिखा था। और एक इनके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की, इनके टाइम पीरियड में 9 स्कॉलर थे जिनको 9 जेम्स भी कहते हैं, जैसे अकबर के दरबार में थे सेम वैसे इनके भी दरबार में थे। तो वो आप नाम आंखों से निकाल सकते हो। नेक्स्ट इनके इंपॉर्टेंट रूलर के बारे में बात करें तो वो है कुमार गुप्ता। कुमार गुप्ता को क्या ये जो चंद्रगुप्ता सेकंड थे इनके बेटे थे, इनको महेंद्रादित्य का टाइटल मिला हुआ था। इनके टाइम पीरियड ही नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड करा गया। और जिसको बख्तियार खिलजी, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, बख्तियार खिलजी ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि इन्होंने इस नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह किया, आग लगा दी। और बताया जाता है कि लगभग 3 महीने तक नालंदा यूनिवर्सिटी की आग लगी रही। मतलब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, तो सोच सकते हो हमारे कितने बड़े इंपॉर्टेंट जो लिटरेरी सोर्स है वो हमारा खत्म कर दिया था। ठीक है, गुप्ता अंपायर इसी के टाइम पीरियड में हुनास इन्वेजन को सबसे पहले फेस करता है। यानी कि हुनास ने अटैक करना शुरू कर दिया था कुमार गुप्ता से, लेकिन कुमार गुप्ता ने अच्छे से उनको हैंडल कर लिया, टैकल कर लिया, क्योंकि ये अच्छे खासे रूलर थे। लेकिन इनके बाद के जो सक्सेसर आते हैं ना, वो कहीं ना कहीं से कमजोर होते हैं और बाद में हुनास कैप्चर करना शुरू करेंगे। अब लास्ट इनके एक पावरफुल रूलर जिनका नाम है स्कंद गुप्ता, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर में से कहे जाते हैं। इनके टाइम पीरियड में हुनास ने अटैक करा, लेकिन इन्होंने पुष्यमित्रा की जो थ्रेट थी उनको कमजोर करा, मतलब उनको हराया। लेकिन बाद में क्या होता है, इनको जो टाइटल मिलता है वो विक्रमादित्य मिलता है। और बाद में आपको पता है ये पुष्यमित्र है, ये कंट्रोल कर लेते हैं जैसे ही इनका टाइम पीरियड चला जाता है तो। और मेन बात ये भी आपको याद रखनी है कि इन्हीं के टाइम पीरियड में, किनके टाइम पीरियड में, स्कंद गुप्ता के टाइम पीरियड में ही इनके एक गवर्नर होते हैं जिनका नाम होता है प्राण दत्ता। उन्होंने क्या किया, सुदर्शन लेक को रिपेयर कराया। और इसकी जानकारी अपने को कहां मिलती है, जूनागढ़ जो इंस्क्रिप्शन है वहां से अपने को जानकारी मिलती है। तो आई होप ये इंपॉर्टेंट रूलर आपको सारी समझ में आए होंगे। बाकी आप इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो या मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, तो वहां से मेरे से पीडीएफ ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो पीडीएफ के, कोई चार्ज चूज नहीं है। बस आपको जितना समझ में करने का प्रयास करो, मेरे से जितना भी होता है मैं बताने का प्रयास करूंगा। चलो आगे बात करते हैं इनकी अचीवमेंट्स क्या है भाई। इनके रूलर की, इंपॉर्टेंट रूलर के बारे में पढ़ लिया अपनों ने, फाउंड किसने करा वो पढ़ लिया अपनों ने। अब बात करते हैं इनकी अचीवमेंट्स की। तो गोल्डन एज कही जाती है ये, जी बिल्कुल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि अचीवमेंट्स बताओ आप गुप्ता डायनेस्टी के, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मत भूलना, कि इनके गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पे आर्ट की बात हो, चाहे साइंस की, चाहे लिटरेचर की, चाहे फिलोसफी की, इन सब में प्रोग्रेस किया था भाई। एडवांस इन साइंस और मैथमेटिक्स में एडवांस हुए, क्योंकि आर्यभट्ट जो थे, जो एक मैथमेटिशियन भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे, वो यहीं इसी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो है उसका दिया, पाई का मान उन्होंने बताया, अर्थ की रोटेशन को समझने के लिए उन्होंने बताया। और इन्हीं के टाइम में कालिदास जैसे विद्वान स्कॉलर हुए हैं ना, तो ये बातें आपको याद रखनी है। मेडिकल एडवांसमेंट की बात करें तो भाई सुश्रुता जो कहते हैं, फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं, वो इन्हीं के टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो आपको पता है उन्होंने आयुर्वेद के ऊपर काफी कुछ लिखा है ना, तो ये हमें बताया। आगे बात करें कल्चरल फ्लोरिशिंग की बात करें तो लिटरेचर जो था गुप्ता पीरियड में वो काफी फ्लोरिश होता है, खासतौर से संस्कृत लिटरेचर, क्योंकि यहां पे कालिदास थे जिन्होंने शकुंतला लिखी, मेघदूता लिखी। तो ये जो बड़ी बड़ी जो मतलब एक फेमस जो लिटरेचर लिखे गए हैं वो इन्हीं के टाइम पीरियड में लिखे गए। इसके बात करें अपने आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्लासिकल स्टाइल को इन्होंने इमर्ज करा, खास तौर से अजंता और एलोरा की जो केव्स थी, इनके अंदर जो मुराल्स बोले तो दीवारें होती है, दीवारों के ऊपर जो भी इन्होंने स्टोरीज वगैरह लिखी है वो इन्हीं के टाइम पीरियड पे लिखी है। चाहे बुद्धिस्ट को डेपिक्ट करो, चाहे हिंदू को डेपिक्ट करो, चाहे जैन्स की जो थीम्स लिखी है वो इन्हीं के टाइम पीरियड पे लिखी गई है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। रिलीजियस डेवलपमेंट की बात करें तो गुप्ता रूलर वर स्ट्रॉन्ग पैटर्न ऑफ हिंदुइज्म के स्ट्रॉन्ग पैटर्न कहे जाते हैं इनको। ठीक है, खास तौर से इन्होंने कौन से डेटीज की वर्शिप को प्रमोट करा, भगवान विष्णु और भगवान शिव जी की वर्शिप को प्रमोट करा। इनके टाइम पीरियड पे काफी कुछ जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है हिंदू के रिगार्डिंग वो चली थी, तो हिंदू के टेक्स्ट भी काफी कुछ लिखे गए हैं ना। और बुद्धिज्म और जैनिज्म भी काफी फ्लोरिश हुए थे, यानी कि इनके जो रूलर है वो कहीं ना कहीं कैसे थे भी, रिलीजन टॉलरेंस थे, सेम जैसे अशोका थे, सेम जैसे मौर्यन पीरियड के थे ना, सेम वैसे थे। लेकिन सभी मतलब इनके टाइम पीरियड में बुद्धिस्ट जो मोनेस्ट्रीज है वो भी अच्छी खासी बनी है, तो अच्छे रूलर थे ये। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो आपको पता है कि इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत अच्छा था, वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो इन्होंने वास्ट अंपायर पे रूल करा था, डेक्कन प्लेटू से लेके हिमालय तक इन्होंने रूल करा था।
और आगे बात करें तो गुप्ता अंपायर एक वेल ऑर्गेनाइज ब्यूरोक्रेसी थी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब भाई इनके जो ऑफिसर्स जिनको बोलते हैं, अपने ऑफिसर्स बोलते हैं, जो ऑफिशियल्स के तौर पे काम करते हैं वो हो गए, चाहे मिनिस्टर्स हो गए, चाहे इनकी टैक्सेशन की पॉलिसी होगी, चाहे इनको लॉ कैसे लागू करना है, चाहे इनका मिलिट्री मैटर हो गया, वो एकदम ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर्ड मैनर में इन्होंने तैयार कर रखा था। ट्रेड और कॉमर्स भी इनके टाइम में काफी इन्फ्लुएंस करता है, काफी ज्यादा बढ़ता है, हब ऑफ ट्रेड कहा जाता है इनके टाइम पीरियड में। फॉरेन रिलेशन भी इन्होंने बनाए, जैसे सेंट्रल एशिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, रोमन अंपायर हो गया, इनके साथ इनके टाइम पीरियड में ट्रेड हुआ। सिल्क रूट और मेरी टाइम ट्रेड इनके टाइम में अच्छा खासा बढ़ा था। तो आगे बात करें पैट्रोनेज ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, तो यहां पे बात करते हैं कि आपको पता है सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी दुनिया की और वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट जो लर्निंग सेंटर था वो नालंदा यूनिवर्सिटी थी। यहां से डिफरेंट पार्ट्स के जो वर्ल्ड है वहां से लोग आते थे, स्कॉलर्स आते थे, और यहां से डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स है, चाहे एस्ट्रोनॉमी हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे फिलोसफी हो, उनकी स्टडी करते थे। आर्ट की बात करें तो इनके टाइम पीरियड में स्कल्पचर काफी ज्यादा फैले, चाहे वो बात करें हिंदू गॉड्स को लेके हो, चाहे भगवान विष्णु के बनाए गए हो, शिव जी के बनाए गए हो, या बुद्धास के बनाए गए हो, इनके काफी सारे इन्होंने स्कल्पचर तैयार किए। पेंटिंग की बात करें तो अजंता केव्स के दीवारों के ऊपर पेंटिंग्स हो तो वो गुप्ता पीरियड के टाइम पीरियड में ही चली थी। उनके ऊपर चाहे जताका की कहानी लिखना हो, चाहे जो हिंदू धर्म के डेटीज की जो थीम्स वगैरह लिखनी हो, चाहे डेली लाइफ के जो सीन्स क्रिएट करने हो, वो इनके टाइम पे काफी क्रिएट करेंगे। टेराकोटा का मतलब जानते ही हो, मिट्टी से कोई चीज बना के उसको पकाना, तैयार करना ना, आग से तैयार करना, मतलब पका के तैयार करना। तो ये भी काफी कुछ इनके टाइम पीरियड में इन्फ्लुएंस हुआ। और क्वाइंस का तो कहना ही क्या, आपको पता है इनके टाइम पीरियड में गोल्ड के क्वाइंस बहुत ज्यादा इशू करे गए थे ना, और जिनके ऊपर इनकी रूलर की भी इमेज होती थी, डेटिज की भी इमेज होती थी। ठीक है, तो ये इनके बारे में बताता है। और आर्किटेक्चर की बात करें तो इनके टाइम पीरियड में टेंपल्स बहुत कुछ बने थे, आपको पता है कॉम्प्लेक्स टेंपल बने थे, यानी कि इंट्रिकेट टेंपल्स बनाए गए थे जो स्टोन को काट काट कर बनाए गए थे, जिनमें से एग्जांपल दिया गया है यहां पे देशावतारा टेंपल या दशावतारा जो टेंपल है हमारा देवगढ़ का, या नालंदा के अंदर जो टेंपल बनाए गए थे वो इनके फेमस एग्जांपल है। दशावतारा टेंपल जो देवगढ़ का और नालंदा टेंपल है वो। और रॉक कट केव्स यहां पे बनाई गई, खास तौर से अजंता केव इनके टाइम पे बनाई गई है। ठीक है, एलोरा केव्स के बारे में तो राष्ट्रकूट जो डायनेस्टी थी उनके टाइम पीरियड की बताई जाती है ना, तो इनके टाइम पीरियड में ऐसा है कि रॉक कट केव्स भी काफी सारे बनाए गए। और स्तूपास और पिलर जिनकी शुरुआत करी थी अशोका के टाइम पीरियड में भी, इनको इन्होंने कंटिन्यूटी रखा। और इनके टाइम पीरियड में फेमस जो पिलर है वो है मेहरुली पिलर इंस्क्रिप्शन, जो कि दिल्ली के पास लगाया गया है। तो यहां से पता चलता है कि इनके टाइम पीरियड में पिलर और स्तूपास भी बने हैं। इसके अलावा बात करें तो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर इनका कहता था, तो चाहे गुप्ता के पैलेसेस की बात करो, चाहे होम्स की बात करो, वो ब्रिक्स के बने हुए थे, वुड के, लकड़ी के भी बनते थे, स्टोन का यूज भी किया जाता था। और सबसे बड़ी बात है इनका जो मतलब जो पैलेस वगैरह बनाई जाती थी वो डेकोरेटिव स्टाइल में बनाए जाते थे। और इनका कोर्ट यार्ड क्या होता था, बड़ा होता था, यानी कि बड़ा आंगन ये बनाते थे। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा गुप्ता अंपायर या इस डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर के बारे में, उनकी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स के बारे में। फिर भी मेरे से कोई गलती हो, समझाने में कहीं कमी रह गई हो तो दिल से चाहता हूं क्षमा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।